और 5 यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसस का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन हलचल होती है। खबरों के सेंसस में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसस में उस खबर की पूरी एबीसीडी, आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर से फैले हमारे रिपोर्टर, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पहली नजर। और हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। कुंदन, खबरों के सेंसस में पहली खबर क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, आज सभा में हुए हंगामे का जो असर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपने देखा कि किस तरीके से कल अपोजिशन ने पहले सरकार पर आरोप लगाया, फिर सरकार ने वो वीडियो रिलीज किया और वीडियो रिलीज के बाद ये बताया कि किस तरीके से मार्शल के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन इन सबों के बीच में जो मार्शल उस दिन घायल हुए थे अक्षता भट्ट, उन्होंने वो सामने आके बोली है कि किस तरीके से 2 महिला सांसदों ने उनको गला पकड़ के पीछे धकेला, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आई। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी कराई गई। तो मुझे लगता है कि शायद राज्यसभा या दोनों सदनों के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई मार्शल खुल किसी सांसद के खिलाफ या सांसद को लेकर इस तरह की टिप्पणी करे और खुलकर सामने आए और कहे कि उन्होंने चोट पहुंचाई है। अमूमन ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, धक्का मुक्की होती है, कई बार एक सांसद को खींच के बाहर निकाला जाता, वो नहीं जाते। लेकिन महिला मार्शलों के साथ और चोट लगना और चोट इस हद तक लगना कि उनको मेडिकली एडमिट कराना, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ऐसे मामले सामने आएंगे और इस पर और सुर्खियां आएंगी और पोजीशन अपोजिशन के तरफ से वाद विवाद होगा। और मुझे लगता है कि जो जांच कमेटी लगातार बैठाने की बात हो रही है, क्योंकि किस तरीके से देखा कि कल जो उपसभापति चेयरमैन है, जो कि राज्यसभा के और लोकसभा स्पीकर, उन दोनों की भी मुलाकात हुई और दोनों ने इस बात पे तय किया कि आखिर इस मामले को लेकर कैसे आगे जाया जाए। वही अपोजिशन की डिमांड है कि इस लाइन को वो अब संसद से निकलकर सड़कों पे जाएंगे और इस मामले को लगातार उठाएंगे और ये कहेंगे कि सरकार ने किस तरीके से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। सो ये खबर आज के दिन में सेंसेक्स में ऊंचा रहने वाली है और इसको लेके बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। ठीक है कुंदन, मैं वापस लौट रही हूँ। रंजीता भी हमारे साथ बनी हुई। रंजीता, आज बहुत हलचल रहने वाली है, सियासी हलचल की मैं बात कर रही हूँ, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, सियासी हलचल जो है, जो कुंदन ने बताया हमारे सहयोगी ने, कि जिस तरह से राज्यसभा में मार्शल और जो कांग्रेस की जो नेता है, सांसद है, उन्होंने किस तरह से धक्का मुक्की की। लेकिन एक तरफ जहां संसद में सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं दूसरी तरफ ट्विटर के खिलाफ भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। ये कहानी तब से शुरू हुई जब राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ट्विटर इंडिया ने इस बात से ब्लॉक किया, क्योंकि शिकायत ये की गई थी एनसीपीसीआर की तरफ से कि एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उनके परिजनों से मिलने गए राहुल गांधी ने उनके परिजनों की पहचान ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर की है, जो कि गलत है, नियम का उल्लंघन है, कानूनी तौर पर गलत है। और उसके बाद कार्रवाई राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर किया गया, सस्पेंड कर दिया गया उसे। जिसके बाद लगातार कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के, कांग्रेस के अलग अलग जो प्रदेश के जो ट्विटर हैंडल है, ये भी कहा जा रहा है, जो खबरें हैं कि कांग्रेस का जो अपना आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने अब ट्विटर के खिलाफ ही जंग छेड़ दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्विटर पर अलग अलग नेताओं ने राहुल गांधी का प्रोफाइल पिक अपने ट्विटर पर लगा लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की बात की जाए, तो ये एक मुहिम ट्विटर के खिलाफ कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। सूत्रों का ये कहना है कि अगर ट्विटर अपनी कार्रवाई को नहीं रोकती और इसी तरह से कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है या नेताओं का ट्विटर हैंडल उसको ब्लॉक करने का सिलसिला खत्म नहीं करती है, तो कांग्रेस इसमें कानूनी कदम भी उठा सकती है। इस तरह के भी जो ऑप्शन है वो खुले हुए हैं और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह की भी तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ जो नेता है उनके ट्विटर हैंडल को खोल दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को लेकर किस तरह का फैसला ट्विटर इंडिया ने किया है, क्या रणनीति है, किस तरह के जवाब राहुल गांधी से मांगे हैं, ये अब भी खबरों में बना हुआ है। रंजीता, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस के कई नेताओं के अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया, कई ऑफिशियल अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया, कुल कितने अकाउंट हैं ऐसे? देखिए, रिकॉर्ड के मुताबिक 22
से ज्यादा जो कांग्रेस के नेता हैं उनके ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया गया है, टेम्पररी तौर पर सस्पेंड किया गया, लॉक किया गया है। और 7 ऐसे अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के जो प्रदेश के ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उनको ब्लॉक किया गया है आईएनसी इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है उसके साथ। तो ये कार्रवाई ट्विटर की तरफ से किया गया है और दलील यही ट्विटर इंडिया की तरफ से दी जा रही है कि इन तमाम ट्विटर हैंडल से जो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उनके परिजनों के जो तस्वीरें हैं वो साझा की गई थी। इसके बाद ये कार्रवाई की गई और उम्मीद ये भी की जा रही है, आगे की खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि कई और नेताओं के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का इस पर कहना है कि राहुल गांधी के ट्वीट से पहले 2 और ट्विटर हैंडल से एनसीपीसी और बीजेपी की पूर्व जो नेता है, पूर्व सांसद है, उनके ट्विटर हैंडल से तस्वीरें साझा हुई थी। कार्रवाई सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के ही नेताओं के ऊपर क्यों? तो एक आरोप ट्विटर पर भी लगाया जा रहा है कि ट्विटर जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस और ट्विटर की जो तकरार है वो साफ तौर पर जाहिर है। रंजीता बने रहिएगा। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण, अगर खबरों के सेंसेक्स की बात की जाए तो आपकी नजर से सबसे ऊपर खबर कौन सी है? जी बिल्कुल, देखिए ट्विटर चाहे लॉक अनलॉक करता रहे लेकिन जो भारतीयों की सेहत है वो जरूर इस वक्त अनलॉक हो जाएगी। और यहाँ पर जरूरी बात यह है कि आज 13 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक इंडिया में शुरू हुआ है, यानी कि पूरे भारत में शुरू हो चुका है फिट इंडिया रन फ्रीडमली। मतलब कि आपको भागना है, तेज भागना है। क्यों भागना है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की तरफ से ये 12 अगस्त से लेकर अभी 2 अक्टूबर तक एक मुहिम चलाई गई है जिसमें कि 775 जिले पूरे देश के, जहां पर उन 775 जिलों में 75 जो गांव है उसमें रोजाना कुछ ऐसे 75 लोग हैं जो रन करेंगे, यानी कि भागेंगे लगभग 7.5 किलोमीटर तक, जिससे कि जो इंडियंस हैं जो वो फिट रह पाए। बहुत जरूरी है। देखिए कोविड के बाद से जिस तरह की इम्यूनाइजेशन की बात होती है वो तो अलग बात है, लेकिन आपको नेचुरली इम्यून रहने के लिए, वो फिट रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह कोई आदत डालें। और ये भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हर एक भारतीय तक हम जुड़ पाएं, जिस तरह से वो फिट रह सकते हैं वो कुछ चीजें हम अपनी तरफ से उनको बता पाएं। तो यहां पर भारत की तरफ से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से ये समझाया गया है कि आपको वो आधा घंटा एक्सरसाइज करने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके ही काम आएगा, क्योंकि जिस तरह का स्वाभाविक है कि अगर आप दौड़ेंगे तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। लेकिन वरुण, फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 अभियान, इस अभियान की शुरुआत आज हो गई है। आज दिल्ली में जब इसकी शुरुआत हो रही थी तो क्या क्या देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये सबसे जरूरी, वही मैं बात बता रहा हूं कि वो हर जगह, इसमें हर एक इंडिया के जो 755 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब जगह से लोगों को जोड़ा गया। सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े हुए थे और वहां पर भी आज शाम सुबह 8:30 बजे वो रन किया गया है। और अनुराग ठाकुर यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इसको फ्लैग दिखाया और ये समझाने की कोशिश करी कि अब वो फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और कोविड के बाद ये सबसे जरूरी हो जाता है। और इसमें अहम बात यह है कि 13 अगस्त से लेकर अगर 2 अक्टूबर तक रोजाना हम इस आदत को बना लेते हैं और वो आधे घंटे की आदत अगर भारतीयों में, कितने भी प्रतिशत भारतीय हैं जो इसको मुहिम को समझते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक साइन होगा, क्योंकि वो समझा जा रहा है कि अब वो फिटनेस कितनी जरूरी है। और यहां पर भारत सरकार की तरफ से यही कोशिशें हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए और हर एक भारतीय तक पहुंचा जाए और उसकी अहमियत को समझा जाए कि फिट रहना कितना जरूरी है। चलिए वरुण, अब साथ रहेगा। रुक करते हैं अहमदाबाद का, जहां अमित राजपूत मेरे साथ जुड़े हैं। अमित, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास कौन सी बड़ी खबर है आज? देखिए, आज देश के लिए एक बड़ी पॉलिसी जो है, नई स्क्रैप पॉलिसी जो है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उसका लोकार्पण करेंगे, शुरुआत कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 10:30 बजे के आसपास इस स्क्रैप पॉलिसी के कार्यक्रम में जुड़ेंगे और खास करके ये कार्यक्रम जो है गुजरात के गांधीनगर में आए हुए महात्मा मंदिर में ये आयोजित होने वाला है। और इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो स्वयं यहां पर हाजिर रहने वाले हैं। उनके साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी होंगे। और ये स्क्रैप पॉलिसी जो है, जो व्हीकल तकरीबन 15 साल जूने हो चुके हैं, जो टेस्टिंग में फेल हो चुके हैं, वो सारे व्हीकल जो है उन्हें स्क्रैप करने की पॉलिसी मार्च 2021 में ही भारत सरकार ने इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। और ये पॉलिसी आज विधिवत रूप से इसकी शुरुआत होगी। गुजरात के अंदर ऐसे 4 जगह हैं जो तय किए गए हैं कि इन 4 जगहों पर
स्क्रैप यार्ड बनाए जाएंगे। उसमें अहमदाबाद है, अहमदाबाद जिले का विरमगाम है, अहमदाबाद जिले का मांडल तहसील है, और उसके बाद में साणंद के साथ बड़ोदरा का सावली जो इलाका है वो भी यहां पर इस स्क्रैप यार्ड के अंदर होगा। तो एक बड़ी खबर जो है कि खास करके प्रधानमंत्री देश को एक नई सौगात दे रहे हैं, क्योंकि व्हीकल जब कोई भी व्यक्ति का स्क्रैप हो जाता है तो उसे आमतौर पे सामान्य व्यक्ति बेच देता है, किसी ठीक से उसे पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन इस स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप वेंडर्स तैयार होंगे और लोगों को अपनी जूने व्हीकल के जो कीमत की मैं बात करूं तो सही कीमत उनको प्राप्त होगी। तो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर मीटिंग होनी है, इस पर मंथन होना है। आदर्श हमारे साथ कानपुर से बने। आदर्श, क्या खबर है आपके पास? देखिए, अगर यूपी की बात करें तो यूपी की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि कानपुर में एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन का आरोपी बताकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट की। और मारपीट में इतना ही नहीं, जब वीडियो वायरल हुआ तो उसमें यह भी देखा गया कि उसकी जो माइनर बच्ची है उसके साथ भी मारपीट की गई। वो लगातार विलखती रही, रोती रही अपने पिता को बचाने के लिए, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किसी की एक नहीं सुनी। हमने दोनों पक्षों से, आरोप लगाने वाले और जिसके ऊपर आरोप लगा है, उन दोनों पक्षों से बातचीत की तो पहली नज़र में ये मामला जो निकल कर आ रहा है वो आपसी विवाद का है। हालांकि पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों ने जिसके ऊपर आरोप लगा था नफीस अहमद, उसके साथ मारपीट की थी, उसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। कहा यह जा रहा था कि आरोपी नफीस अहमद ने जो आरोप लगाया है उस परिवार को 20,000 रुपए का लालच दिया धर्म परिवर्तन को लेकर, और ये भी कहा कि अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं तो उन्हें उनके घर से उठा लिया जाएगा। और इसी के आरोप के बाद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो आरोप लगाने वाले परिवार के समर्थन में आए और उन्होंने इसके घर पर आकर मारपीट की है। फिलहाल जो जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था नफीस अहमद, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से वो उससे संतुष्ट है। ना सिर्फ उन्हें पुलिस ने बचाया बल्कि सरकार ने भी उनकी पूरी मदद की है और वो कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो कुल मिलाकर आज यूपी में सबसे बड़ी हलचल इसी खबर पर होने वाली है। बिल्कुल, आदर्श बन रही हमारे साथ, हमारे सहयोगी सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल, आपके पास क्या खबर है आज के लिए? देखिए, अभी की जो सबसे बड़ी खबर कश्मीर घाटी से है वो ये है कि 15 घंटे से ज़्यादा इनकाउंटर जो है अभी चल रहा है और ये कुलगाम का इलाका है जहां से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि कल दोपहर में एक बीएसएफ की कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, कुछ गोलियां चलाई गई थी बीएसएफ की कॉन्वॉय पर, और उसके बाद जो है सेना ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया था कुलगाम के इस इलाके में। बिल्कुल नेशनल हाईवे के साथ में ही एक रेजिडेंशियल इलाका है और 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त हुआ है, अभी भी इनकाउंटर जो है जारी है। हालांकि आईजी कश्मीर का स्टेटमेंट अगर माने तो अभी एक मिलिटेंट को इस इनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि सर्च जो है अभी भी पूरे इलाके में जारी है। यहाँ सेना और सुरक्षा बल का बहुत पहरा है पूरे नेशनल हाईवे पे। अगर देखा जाए तो ट्रैफिक भी अभी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। हालांकि रात भर ऑपरेशन नहीं चल पाया क्योंकि सिविलियंस भी थे और पुलिस का स्टेटमेंट जो आया है उसमें करीब सीधे से बताया गया कि 22 सिविलियंस को इस इलाके से रेस्क्यू किया गया था क्योंकि वो इनकाउंटर साइट के पास में फंसे हुए थे। लेकिन अभी भी सर्च जो है वो जारी है और आईजी कश्मीर का कहना है कि एक मिलिटेंट को इस इनकाउंटर में मार गिराया है। और साथ ही साथ जैसे जैसे दिन नजदीक है 15 अगस्त की और ऐसी जो चीजें हैं वो कश्मीर घाटी में हो रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर सिटी में बिल्कुल एक ग्रेनेड अटैक हुआ था जिसमें 10 सिविलियंस जो थे वो घायल हुए थे। सोहेल, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि 15 अगस्त की तारीख बहुत करीब है और पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो घाटी की बात की जाए, नॉर्थ कश्मीर या स्पेशली साउथ कश्मीर की बात की जाए तो लगातार ऐसे हमले देखने को मिले हैं। बिल्कुल, जो नंबर है ऐसी घटनाओं का वो बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने अभी बताया, सिर्फ 2 दिन पहले श्रीनगर में लाल चौक के जिस 500 मीटर की दूरी पर हरी सिंह हाई स्ट्रीट में एक ग्रेनेड अटैक हुआ था जिसमें 10 सिविलियंस जो थे वो घायल हुए थे। हालांकि वो जो ग्रेनेड था दरअसल उसको एसएसबी के एक बंकर पे की तरफ फेंका गया था, लेकिन वो जाके रोड पे एक्सप्लोड हुआ जिसकी वजह से 10 लोग जो है वो घायल हुए। और साथ ही साथ में अब कल फिर से एक बीएसएफ की कॉन्वॉय जो है वो उस पर अटैक हुआ। इसी तरह से पिछले 1-2 हफ्तों में अगर देखा जाए
तो ग्रेनेड अटैक्स और इनकाउंटर जो है वो जारी हैं और ये इनकाउंटर बहुत लंबी देर तक अभी जो है चल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 15 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कल दोपहर में इनकाउंटर शुरू हुआ था और अभी भी जो है सर्च जो है पूरे इलाके में चल रही हैं। हालांकि सिविलियन इलाका था, रिहायशी इलाका था, बहुत सारे लोगों को कल रात को रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो थे एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे और अभी भी जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। तो इलाके में आप बता रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ प्रदीप दत्ता जुड़ गए हैं राजौरी से। प्रदीप, खबरों के सेंसेक्स में जो खबर आपके पास है, कहां पर रीड करते हैं आप इस खबर को? देखिए, मैं यही कहूंगा कि दुखद खबर है। 4 साल का बच्चा ग्रेनेड हमले में मारा जाता है। ये कल देर रात हमला किया जाता है टेररिस्ट की तरफ से। वो फैमिली मेंबर है जसबीर सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं। वो अपनी फैमिली के साथ जब खाना खा रहे थे उस समय टेररिस्ट सामने की बिल्डिंग से आके ग्रेनेड लॉब करता है और ग्रेनेड फटने से 6 लोग जख्मी हो जाते हैं। 4 साल के बच्चे की मौत हो जाती है और 5 महीने का बच्चा स्प्लिंटर इंजरीज की वजह से इस समय अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसके लिए सब दुआएं कर रहे हैं कि वो बच्चे की जान बच जाए और फैमिली मेंबर जो बाकी भी इंजर्ड है उनकी जान भी बच जाए। आप देखिए किस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे 15 अगस्त करीब आ रहा है उसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। आतंकवादियों की पूरी कोशिश है कि यहां पे अमन और शांति ना रहे और वो चाहते हैं कि जो आपसी भाईचारा है 2 कम्युनिटीज के बीच में, हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, उस भाईचारे में भी दरार डालने की पूरी कोशिश है। इस अभी तक जो पता चला है, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तोयबा, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2 आतंकवादी पिछले दिनों थना मंडी इलाके में मारे गए थे। लगातार हमने देखा है कि ये घाटी में नहीं बल्कि जम्मू के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जैसे कि पुंछ और राजौरी, वहां पे भी उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से गड़बड़ी फैलाई जाए। लगातार उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन अभी तक सुरक्षा कर्मी उसे नाकाम करते आ रहे हैं। लेकिन हैरान परेशान होने वाली बात है कि इमरान खान, जो कि काफी ह्यूमन राइट्स पे भाषण दिया करते हैं, तो उनसे कोई आज ये सवाल पूछे क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? 4 साल का बच्चा, उसे तो सियासत भी नहीं पता, उसे तो पूरी तरह से अभी मामा पापा भी अच्छी तरह नहीं कहा होगा, तो उसको आपने मार गिराया। क्या हासिल करना चाहते हैं आप ऐसी हरकतें करके? क्या यही जिहाद है? क्या यही आपको मजहब सिखाता है? तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही वाजिब सवाल है जो आज फैमिली मेंबर्स भी पूछ रहे हैं और यहाँ के लोग भी पूछ रहे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि उनकी पूरी कोशिश थी गड़बड़ी फैलाने की, लेकिन यकजायती दिखाई है हिंदू और मुसलमानों ने। हिंदू और मुसलमान इस घड़ी में एक साथ हैं। उन्होंने बंद का ऐलान किया हुआ है। राजौरी आज पूरा बंद है, जहां पे एक तरफ हिंदू संगठन सामने आए, वहीं उसी तरफ मुस्लिम संगठन भी सामने आए हैं और उन्होंने राजौरी बंद किया। एक मुंह तोड़ तमाचा एक उन आतंकवादियों के मुंह पे मारा है, उस पाकिस्तान के मुंह पे मारा है, जिसकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे कम्युनल क्लैश हो, यहाँ पे हालात खराब हो, यहाँ पे गड़बड़ी हो। लेकिन एक बार फिर से यहाँ के लोगों ने दिखा दिया कि वो एकजुट हैं। वो इन हरकतों से उनकी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करने चाहते जिससे देश का नुकसान हो, जिसमें अपने लोगों का नुकसान हो। लेकिन यहाँ पे माहौल इस समय मैं कहूँगा किसी की तस्वीरें ऐसी है कि आपका दिल दहल जाए। मैं सुबह से जब से यहाँ आया हूँ मैंने देखा है कि किस तरीके से खून अंदर पड़ा हुआ था सब पूरे कमरों में, और दूसरी तरफ देखा कि आंखों के आंसू जो हैं माँ के थम नहीं रही हैं। 4 साल का बच्चा जिसको वो खाना खिला रही थी उस समय, और उस बच्चे को स्प्लिंटर लगता है और वो वहीं उसकी बाहों में जान तोड़ दे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे हालात होंगे, कैसा मंजर होगा, कितना दुखद होगा। तो ये सारा यहाँ पे हालात हैं जिसकी वजह से आप देखेंगे काफी लोगों में आक्रोश भी है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वादी को जलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ सरहदी इलाके चाहे जम्मू हो चाहे पुंछ हो या राजौरी हो, वहां पे हालत खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान दुखद है कि इस हमले में 4 साल के बच्चे की मौत हुई है और नेता भी जख्मी है। 5 लोग अस्पताल में दाखिल हैं, 2 की हालत खराब है। आप इस खबर पर नजर रखिए, आपके पास लौटेंगे। रुक करते जयपुर का, जहां भवर मेरे साथ जुड़े हैं। भवर, वहां से खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से कौन सी बड़ी खबर आपके पास है? भवर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल आपसे यह था कि खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास आज बड़ी खबर कौन सी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज अगर हम बात करें सियासी खबरों की, यहाँ बड़ी चर्चा है जयपुर में। चूंकि कांग्रेस का जो 2 धड़े हैं कांग्रेस के, एक पायलट गुट और एक गहलोत गुट,
उनमें आपस में बयानबाजी तो चली रही है और इसी बयानबाजी के बीच में जो जुबानी जंग है उसके बीच में खबर छनकर ये सामने आ रही है। कल सूत्रों से पता लगा है कि जो सचिन पायलट हैं वो भी पहुंचे हैं दिल्ली। उसके अलावा रघु शर्मा जो मंत्री हैं चिकित्सा के, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। सीपी जोशी दिल्ली पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जहां पंचायत चुनाव नजदीक हैं और उन चुनाव के चलते जो जुबानी जंग इनकी तेज हो रही थी उसी पर शायद अंकुश लगाने की कोशिश रही होगी, इसलिए उनको तलब किया गया हो, या फिर जो सियासी उठापटक है उसके लिए इनको वहां पर बुलाया गया होगा, क्योंकि पूरा 1 साल 2 दिन पहले हो चुका है। सचिन पायलट को मनाने और रूठने का जो 1 साल था वो पूरा कंप्लीट 2 दिन पहले ही हुआ है। ऐसे में पंजाब में भले ही मामला सुधर गया, लेकिन राजस्थान में अभी तक आला कमान की तरफ से ऐसा कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं जिससे कि सचिन पायलट सब्र बांध सकें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कई दिनों से कोविड का बहाना लेकर के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अब वो कोविड से बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो वही जाने। लेकिन दिल्ली तक जो दौड़ लग रही है, जो रात को दिल्ली पहुंचे हैं 3 बड़े नेता, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जरूर कुछ एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है। इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। जी भवन, एक सवाल मेरा और था कि अगर राज्यों की सियासत दिल्ली पहुंचने लगी, ममता बनर्जी भी यहाँ पे थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पे थे, तो ऐसा क्या जो प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश का जो पॉलिटिकल विंग है, क्या वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा है? हर कोई दिल्ली भाग कर आता है। अजी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले भी यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों के जो नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें डीएस पहुंचे, उसके अलावा जो मैडम थी वो आई थी, खुद वेणुगोपाल और जो माकन है वो नजरें बनाए हुए थे। बावजूद इसके बात ये सामने आ रही है कि जो लगातार बात सचिन पायलट कह रहे थे कि उनके जो साथ के लोग हैं उनको सरकार में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। वहीं गहलोत इस बात पर अड़े हुए थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो हो उसमें उतनी संख्या नहीं होगी जितनी की पायलट चाहते हैं। जो जुबानी जंग बीच में रही वो सबके सामने रही, किस किस तरह से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। पायलट गुट के लोग ये कहते रहे हमेशा कि सचिन पायलट ने जो मेहनत की है उसका नतीजा जीत के रूप में मिला था और उस फल को खाने में गहलोत लगे हैं, ये उनका विरोध है। कई लोग तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर पायलट का समर्थन करना बगावत है तो बागी है। तो ये सारी चीजें आलाकमान तक पहुंची हैं। ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक है, पंचायती चुनाव है, 6 जिलों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि पार्टी की जो उलझन है उसको सुलझाने का प्रयास और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। देखिए कई राज्यों में हमने कांग्रेस पार्टी में कंफ्यूजन का दौर देखा, हमने कलह देखी पार्टियों में, नेताओं के बीच में। और सिर्फ पंचायती चुनाव की बात नहीं है भंवर पुष्पेंद्र, बात उन राज्यों की भी है जहां पर विधानसभा चुनाव होने और जनता बखूबी समझती है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर की स्थिति क्या है। हमारे साथ इस समय शिवानी भी मौजूद है मुंबई से। शिवानी, वहां से क्या खबर है? शिवानी, आवाज आ रही है? मेरे ख्याल शिवानी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मोहित ओम हमारे सहयोगी मसाला लगातार बने हुए। मोहित, आपके पास क्या खबर है खबरों के सेंसेक्स में? देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी और जैसे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम 15 अगस्त को होने हैं वैसे सुरक्षा के सारे इंतजाम आज किए गए थे। देर रात से ही दिल्ली के अंदर भारी वाहनों की पाबंदी लगा दी गई थी। दिल्ली की अहम सड़कों पर डायवर्जन लगाया गया था और कुछ मुख्य मार्गों को बंद भी किया गया था। हजारों पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के हों, सेना के हों या पैरामिलिट्री फोर्सेज के सड़कों पर नजर आ रहे थे। करीब 250 से ज्यादा इमारतों के ऊपर जो है स्नाइपर्स खड़े किए गए थे। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। अभी कुछ देर पहले फुल ड्रेस रिहर्सल खत्म हुई है। पीएम का जो कॉन्वे, जिस तरीके से पीएम यहाँ पे पहुंचेंगे वो कॉन्वे वापस जा चुका है। तो अब जवान थोड़े रिलैक्स मोड पर आए हैं, लेकिन दिल्ली लाल किले के आसपास की सभी सड़कों पर इस तरीके चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और आपको बताना चाहेंगे इस बार जो खास इंतजाम किए गए थे, खासकर से एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर इस बार खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर आर.के. अस्थाना ने जो है मीटिंग की थी और उसके बाद पूरा उस सिस्टम को क्रिएट करने की बात की गई है। क्योंकि इस बार अलर्ट है कि लाल किला समारोह के दौरान जो है कोई ड्रोन से कोई अटैक ना हो सके। और खासकर से किसान प्रदर्शनकारियों को लेकर जिस तरीके की चिंता है दिल्ली पुलिस को, उसके लिए भी खास स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, उसके लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। तो एक पूरी व्यवस्था जो सुरक्षा की 15 अगस्त को होनी है उसके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आज थी और आज वैसे ही हमें व्यवस्था सड़कों पर देखने के लिए मिली जैसी 15 अगस्त को मिलनी है। जी बिल्कुल, तो लाल किले के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 15 अगस्त आने वाला है, इसके लिहाज से ये सब काम यहाँ पर किया जा रहा है। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। शिवानी, खबरों के सेंसेक्स में महाराष्ट्र से सबसे ऊपर खबर कौन सी आ रही है?
बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर एक और डेथ डेल्टा प्लस वेरिएंट से पाई गई है, जो कि मुंबई में हुई है। मुंबई के अंदर ये पहली ऐसी मौत होगी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है, जो कि एक 63 वर्षीय महिला की हुई है, बता दें। हालांकि मौत जो होती वो 27 जुलाई को ही हो गई थी, लेकिन बीएमसी तक जो खबर है वो कुछ देर से परिवार द्वारा पहुंची है। हालांकि जो डॉक्टर्स की टीम है मुंबई में, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द अगर लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया गया तो जो डेल्टा प्लस का वेरिएंट है वो बढ़ जाएगा। इसी वक्त जहां हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर डेल्टा प्लस का कारण बढ़ने का क्या हो सकता है। कि यहाँ पर आप एक बोर्ड देखेंगे जिस पर लिखा है लसीकरण बंद है, यानी कि वैक्सीनेशन बंद है। एक तरफ जहाँ डॉक्टर्स का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जल्दी वैक्सीनेट होंगे तो फिर कहीं ना कहीं जाकर डेल्टा प्लस पर कंट्रोल किया जा पाएगा, क्योंकि जो डेल्टा प्लस के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। बात करें जो मुंबई का केस आया है, उनसे जुड़े हुए 6 लोगों की टेस्टिंग हुई थी, जिसमें से 2 लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में अब इसका आंकड़ा कुल मिलाकर 65 पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा, क्योंकि मुंबई जो कि अब तक सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड एरिया रहा है कोरोना के दौरान भी, उसमें ये दूसरा केस, पहला केस ऐसा है जिसमें लोग मरे हैं, उनसे जुड़े हुए 2 लोग पॉजिटिव और पाए गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 7 पॉजिटिव डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस मुंबई में मौजूद हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत और मौत के बाद से अब चिंताएं बढ़ गई हैं, और उससे ज्यादा चिंताएं इस बात की है कि जहां वैक्सीनेशन के अभियान को रफ्तार देनी चाहिए थी, वहां वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं है।